हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन, जो कि एक बहुत ही इजी चैप्टर है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर में कवर होता है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें बताया जाता है कि आपको किसी भी चीज़ की अकाउंटिंग कैसे करनी है, यानी कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, कौन कौन से उसमें मेथड्स यूज़ होते हैं, ये सब कुछ कहाँ पे बताया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। पहले इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 होता था, बट फिर बाद में इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को मर्ज करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ही मर्ज कर दिया गया था। और अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके बाद हम करेंगे मीनिंग ऑफ एसेट्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि मीनिंग ऑफ एसेट्स क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, एंड देन टू थ्योरी पॉइंट्स, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नीड फॉर डेप्रिसिएशन। पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? वो एलोकेशन ऑफ depreciable amount of fixed assets in its useful life। सर हमें कुछ समझ नहीं आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स एसेट्स। इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि फिक्स एसेट्स क्या होती है, तभी हम समझ पाएंगे कि डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है और डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है। चलिए पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स। बिजनेस में जो एसेट्स यूज होती हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक फिक्स एसेट्स और एक करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती हैं जो शॉर्ट टर्म में कैश में रियलाइज हो जाएंगी, जैसे डेटर, जैसे कि स्टॉक, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे आप बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं, BR। हम बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट में? यहाँ एसेट का मतलब हुआ फिक्स एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स पर ही लगेगा। अब हम समझेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स एसेट which is used for production or sale of goods or services। used for administrative purpose। used for administrative purpose। used for rental purpose and useful life
इज मोर देन 12 months। फिक्स एसेट्स का क्या मतलब होता है? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे जैसे कि जैसे कि मेरे को किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए मुझे मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं मशीन तो बेच नहीं रहा, मैं गुड्स को प्रोड्यूस करके जो गुड्स बनेगा मैं उसको सेल करूँगा, ना कि मैं मशीन को सेल करूँगा। तो मशीन मेरे लिए फिक्स एसेट्स हुई जो कि मुझे बिजनेस चलाने के लिए हेल्प करेगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, विच इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि चाहे मैं गुड्स बेच रहा हूँ या मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, जो एसेट्स मेरे को मेरे बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही हैं वो ही फिक्स एसेट्स होंगी। फिक्स एसेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है। जैसे बिजनेस में कोई कार ली, किसी क्लाइंट के पास जाना है, बिजनेस पर्पज़ के लिए कहीं जाना है, वो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट यूज़ करता है, तो उसको बोलेंगे यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, वो भी फिक्स एसेट्स में ही आएगी। एंड यूज फॉर रेंटल पर्पज़, कंपनी रेंट पे दे करके एसेट को पैसे कमा रही है, रेंट कमा रही है, तो वो भी एसेट्स कौन सी होंगी? वो फिक्स एसेट्स होंगी। अच्छा, एक और चीज़ कि फिक्स एसेट्स वही होंगी जिसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ्स होगी, अदरवाइज दैट विल नॉट बी फिक्स एसेट्स। अगर एसेट्स 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाती है तो वो फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगी। हम मान के चलते हैं कि फिक्स एसेट्स वही होगी जिसकी यूजफुल लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा होगी। अच्छा, अब फिक्स एसेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी? टेंजिबल, इंटेंजिबल, और वेस्टिंग एसेट्स। टेंजिबल कौन सी होती है? एग्जाम्पल, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। इंटेंजिबल कौन सी होती हैं? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। कोल माइंस, ऑयल वेल्स। फिक्स एसेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी? टेंजिबल, इंटेंजिबल और वेस्टिंग एसेट्स। टेंजिबल कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। लेकिन हर केस में मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग सबके लिए फिक्स एसेट्स नहीं होती है। जैसे कि मेरा काम ही मशीन बेचने और खरीदने का है तो मेरे लिए मशीनरी फिक्स एसेट्स नहीं होगी। मेरा काम ही प्लांट खरीदने और बेचने का है तो मेरा प्लांट जो है वो फिक्स एसेट्स नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फिक्स एसेट्स वही होती हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए हमें हेल्प करेंगी। तो मशीन अगर मेरे बिजनेस को चलाने के लिए हेल्प कर रही है, मेरे गुड्स को बनाने के लिए हेल्प कर रही है, तो ये मेरे लिए फिक्स एसेट्स होगी। आफ्टर दैट इंटेंजिबल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये मेरे लिए फिक्स एसेट्स ही होंगी, क्योंकि गुडविल किसी का काम नहीं होता खरीदना या बेचना, तो गुडविल तो फिक्स एसेट्स ही होगी, लेकिन वो इंटेंजिबल होगी। और वेस्टिंग एसेट्स जैसे कि कोल माइंस, जैसे कि ऑयल वेल्स, कोयले की खान और तेल के कुएं जिसमें से तेल निकलता है, जिसमें से कोयले निकलते हैं, ये वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? अब डेप्रिसिएशन लगेगा तो डेप्रिसिएशन की तरह ही, लेकिन टर्म अलग अलग यूज की जाएगी। इस केस में वर्ड यूज किया जाएगा डेप्रिसिएशन, इस केस में
टर्म यूज की जाएगी अमोर्टाइजेशन। इस केस में टर्म यूज की जाएगी अमोर्टाइजेशन। इस केस में यूज की जाएगी टर्म डेप्लीशन। फिक्स एसेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेस्टिंग एसेट्स। टेंजिबल कौन कौन सी होती है, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग एक्सेट्रा। टेंजिबल के केस में हम टर्म यूज करेंगे डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल कौन कौन सी होती हैं, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा। इंटेंजिबल के केस में हम टर्म यूज करेंगे अमोर्टाइजेशन। एंड द थर्ड इज वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग के केस में हम टर्म यूज करेंगे डेप्लीशन। और वेस्टिंग एसेट्स के एग्जांपल कोल माइंस, ऑयल वेल्स। अब एक चीज, डेप्रिसिएशन कभी भी लैंड पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लैंड जनरली देखा जाता है कि लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। आपने कभी देखा होगा कि हमारे बड़े लैंड क्यों खरीद के रखते हैं, क्योंकि लैंड की वैल्यू कम नहीं होती, टाइम के साथ बढ़ती जाती है। तो जब किसी एसेट्स की वैल्यू कम होती नहीं है तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्यों? तो इसलिए भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता लैंड पे। एक रीज़न और, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होती हैं। एसेट्स की कॉस्ट जो कि हमें लैंड की मिल जाएगी, उसकी रिजिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू, जब वो एसेट्स ख़त्म होगी तो कितने की बिकेगी वो चीज़। और थर्ड इज़ यूज़फुल लाइफ, यानी कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइफ, एसेट्स की लाइफ कितनी होगी, यानी कि एसेट्स कितना टाइम चलेगी, वो हम लैंड के केस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड की कितनी लाइफ होगी ये आप नहीं बता सकते। तो इसलिए भी लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अदरवाइज एक ही रीज़न है कि इसलिए लैंड पे नहीं लगता, क्योंकि लैंड की जो यूज़फुल लाइफ है वो हम नहीं बता सकते कितनी होती है, और लैंड की वैल्यू कम भी नहीं होती, यानी कि डेप्रिशिएट भी नहीं होती है। अब हमने ये समझा कि फिक्स एसेट्स क्या होती हैं। अब हम समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स इन इट्स यूजफुल लाइफ। आप इसको नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने कोई मशीन परचेज की जिसकी कॉस्ट 1,00,000, जिसकी स्क्रैप वैल्यू यानी कि जब मशीन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 10 साल हो जाएंगे, वो यूज़ करने लायक नहीं रहेगी, तो वो कितने की बिकेगी? इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या फिर रिजिडुअल वैल्यू। ये कितनी हुई? 10,000। तो अब हम अगर डेप्रिसिएबल अमाउंट निकाल लें, कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएबल अमाउंट? 1,00,000 माइनस 10,000 यानी कि 90,000। एक एसेट हमने 1,00,000 रुपए की परचेज की, 10 साल के बाद वो 10,000 रुपये की बिकेगी। हमारी जो 10 साल में कॉस्ट लगी वो कितनी लगी? 90,000। तो यही हमारा डेप्रिसिएशन हुआ। अब ये डेप्रिसिएशन हुआ कितने दिन का? ये डेप्रिसिएशन हुआ 10 ईयर्स का। अब इस डेप्रिसिएशन को हमें हर साल लगाना है। अब ये डेप्रिसिएशन कितने टाइम का हुआ? ये डेप्रिसिएशन हुआ 10 साल होगा। अब हम इसको 1 साल में तो चार्ज कर नहीं सकते,
तो अब हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाना है वो डिसाइड करेंगे हम मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन में। तो इसको बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट, यानी कि मशीन की डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी हुई 90,000 रुपीज़। हम हर साल कितना कितना चार्ज करेंगे वो डिसाइड करेगा हमारा मेथड, हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अब इस लाइन को समझो, एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट, ये वाली डेप्रिसिएबल अमाउंट को इसकी यूजफुल लाइफ इसमें किसकी फिक्स एसेट्स की यूजफुल लाइफ में डेप्रिसिएबल अमाउंट को बांटना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। अब एवरी ईयर कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड कितने होते हैं, वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तीन मेथड बताए गए हैं। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको SLM भी बोलते हैं शॉर्ट में, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। सेकंड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। WDV, शॉर्ट में इसको WDV बोलते हैं। इसको हम रिजिडुअल वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। एंड द थर्ड इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। बट आपके सिलेबस में ये नहीं है, तो सिर्फ हम दो ही मेथड डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में तीन मेथड बताए गए हैं, जिसमें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसको कट कर दो। सिर्फ ये दो ही मेथड है जिससे आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। क्या फ़र्क है इन दोनों में? सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमें दो मेथड लगाने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, और इनमें डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, हम अपना वही वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल, मशीनरी हमने परचेज की 1 लाख की।
अच्छा, मशीन की कॉस्ट निकालना भी एक तरीका होता है। मशीन यानी कि फिक्स एसेट्स की हम कॉस्ट क्या रखेंगे, फिक्स एसेट्स अप टू पुट टू यूज़। एक पॉइंट मैंने जो सेकंड पॉइंट में डिस्कस नहीं किया कि फिक्स एसेट्स की कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिक्स एसेट्स की कॉस्ट यानी कि फिक्स एसेट्स हमने मान लिया फिर कोई मशीनरी 1 लाख रुपए की परचेज की और मशीन को अपने बिजनेस तक लाने के लिए 10,000 रुपये उसका किराया दिया। अब मशीन को लगवाना भी है, अब मशीन को लगवाने के लिए भी हमने अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस दिए, तो वो सब इंक्लूड करके जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे फिक्स एसेट्स की कॉस्ट। इसको टेक्निकल वर्ड बोलते हैं अप टू पुट टू यूज़ या अप टू रेडी फॉर यूज़। यानी कि बिजनेस के लिए जब एसेट्स रेडी हो जाएगी यूज़ करने के लिए, तब से हम तब तक जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो फिक्स एसेट की कॉस्ट होगी और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जिस दिन रेडी फॉर अवेलेबल फॉर यूज़ होगी उस दिन हम डेप्रिसिएशन लगाना एसेट्स पे स्टार्ट कर देंगे। अब समझते हैं इसको कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। हम अपना वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मशीन की कॉस्ट हुई 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000 एंड लाइफ 10 ईयर्स। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 10,000, यानी कि ये आ गई डेप्रिसिएबल अमाउंट, और डेप्रिसिएबल अमाउंट को हम यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 90,000 डिवाइड बाई 10 9,000। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम लगेगा, जैसे कि इसका नाम भी है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब ही है कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगेगा, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हुआ कि डेप्रिसिएशन हमेशा इसी कॉस्ट पे लगेगा। यानी कि अगर डेप्रिसिएशन आपको परसेंटेज में दिया है, अगर हम इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, 9,000 डिवाइड बाई 1 लाख, ये आपकी आ जाएगी परसेंटेज 9%। ये आ गई आपकी 9%। तो अगर 9%, अब हम 9% किस पे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ईयर तो इसी पे कैलकुलेट करेंगे, और स्ट्रेट लाइन मेथड में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हमेशा यानी कि 10 साल तक इसी पे ही चार्ज करेंगे। हर साल 9,000 रुपीज़ डेप लगेगा, और 10 साल में कितना लगेगा, 9,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 90,000। इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। अब WDV और स्ट्रेट लाइन में फ़र्क क्या है। WDV किस पे लगता है, WDV का नाम ही है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या फिर रेजिडुअल वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रेजिडुअल वैल्यू मेथड का मतलब है बची हुई वैल्यू, यानी कि हर साल जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे कि मशीन फर्स्ट ईयर 1 लाख थी, स्क्रैप वैल्यू 10,000 थी, लाइफ 10 ईयर्स थी। हम मानते हैं WDV का रेट कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होता है। हम मानते हैं WDV में डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 9%। तो पहले साल क्या होगा, फर्स्ट ईयर तो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख का 9% इज इक्वल टू 9,000। बट सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर में डेप लगेगा 1 लाख माइनस 9,000 इज इक्वल टू, ये बची आपकी रेजिडुअल वैल्यू 91,000। और अब सेकेंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन लगाओगे आप 91,000 का 9% लगाओगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा, और WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन रेजिडुअल वैल्यू पे लगेगा, जो कि ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू बचेगी उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा।
ईयर एंड पे जो डेप्रिसिएशन माइनस करके मशीनरी या फिर फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। यही फ़र्क है WDV में और स्ट्रेट लाइन मेथड में। और ये एक डिफरेंस भी है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगता था, तो ये इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ही WDV आया था, ताकि डेप्रिसिएशन हर साल सेम ना लगे। क्योंकि जैसे जैसे मशीन यूज होती जाएगी, नई मशीन यूज होगी, तो उसका डेप्रिसिएशन पहले साल ज़्यादा लगना चाहिए, दूसरे साल मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसका डेप्रिसिएशन कम लगना चाहिए। तो WDV में ये प्रॉब्लम को सोल्व की गई थी, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगता था और WDV में हर साल डेप्रिसिएशन सेम नहीं लगता है। बाकी ये हम रिवीजन कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप डेप्रिसिएशन एक बार पढ़ चुके हैं, तभी हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज एक एक चीज़ को विद एग्जाम्पल समझाना ये नॉर्मल क्लास में ही पॉसिबल है, अदरवाइज क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कैसे करना है। डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना, या फिर दूसरा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन के दो मेथड हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना और डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। इसी केस में आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बनता है। हमने इससे पहले पढ़ा था डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड क्या है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड थे, उस केस में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट पता चलेगी कि हर साल कितना आएगा, और उस अमाउंट को रिकॉर्ड कैसे करना है ये हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उससे पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट को डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या फिर हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और एसेट्स जो होगी वो कॉस्ट पे चलती रहेगी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से चलता रहेगा। ये हम ज़्यादा डिटेल, मतलब कुछ लोगों को अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देखें, तब भी समझ नहीं आ रहा। बाकी जब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे 5th पॉइंट, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और हमारा 6th पॉइंट था नीड फॉर डेप्रिसिएशन। पहले हम समझते हैं इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, आपने बिजनेस में एक मशीन परचेज की 1 लाख रुपए की। अब इस मशीन को आप यूज कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या इस मशीन की वैल्यू 1 लाख रहेगी? नहीं। अब मशीन में छोटे छोटे खर्चे भी होते रहते हैं, और मशीन यूज़ होगी तो कुछ टूट फूट भी होगी,
टाइम के साथ कोई नई टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आ जाएगी जिससे अपनी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। कुछ एबनॉर्मल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेस मतलब साइट पे आग लग गई यानी कि ड्यू टू फायर, तो भी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब वैल्यू कम क्या हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन के कॉज क्या क्या हुए? वियर एंड टीयर ड्यू टू यूसेज और पासेज ऑफ टाइम। obsolescence, expiration of legal rights, abnormal reasons। एबनॉर्मल रीजंस का मतलब होता है कि जो कभी कभी होते हैं, मतलब नॉर्मल रीजंस नहीं, एबनॉर्मल रीजंस। एबनॉर्मल का मतलब जो कभी कभी होते हैं, जैसे कि फायर, अर्थक्वेक। नॉर्मल वियर एंड टीयर ड्यू टू यूसेज ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने पहले ही समझाया, आप मशीन यूज़ करोगे तो यूसेज की वजह से उसमें कमी आएगी, और टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा तो भी मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी। ऑब्सोलेंस यानी कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई जिससे आपकी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस एंड एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, यानी कि आपने कोई कॉपीराइट या फिर लाइसेंस आपने ले रखा है और टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो ये हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन लगता क्यों है, इनकी वजह से लगता है। अब एबनॉर्मल रीजन या फिर फायर और अर्थक्वेक। अब नीड फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक तो ये रीजन हो ही गए कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। अब आप एक चीज़ देखो, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, उसमें आप बैलेंस शीट्स बनाते हो, एक तरफ लिखते हो मशीनरी 1 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 9000, बाहर मशीनरी आ गई 91,000। इधर आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखते हो टू डेप्रिसिएशन यानी कि 9000। अगर आप इसको ट्रेडिंग एंड P&L दोनों लिखो, मैं ट्रेडिंग एंड P&L, यहाँ पे आप लिखते हो टू परचेज और यहाँ पे लिखते हो आप बाई सेल। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जिस मशीन को यूज़ करके आपने गुड्स बनाए, क्या उस गुड्स की सेल में सिर्फ परचेज कॉस्ट थी? नहीं, आपने इस मशीन को भी तो यूज़ किया। तो इस मशीन को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे भी तो कोई कॉस्ट डालोगे, तो इस मशीन को पूरा तो डाल नहीं सकते क्योंकि वो मशीन तो आगे भी यूज़ होगी। आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन की फॉर्म में मशीन की कॉस्ट डाल दी, जो कि हर साल आप डालोगे क्योंकि मशीन अगले आने वाले सालों में भी यूज़ होगी। तो इस गुड्स को बेचने के, इस गुड्स को जो आपने सेल किया उसमें परचेज कॉस्ट तो लगी रही है, जो आपने गुड्स परचेज किए हैं उसमें इस परचेज गुड्स को सेल के लायक बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है वो तो आपने परचेज के रूप में डाल दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा जो मशीन आपने यूज़ की है। इसीलिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है ताकि आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट हो, यानी कि जिस चीज़ आपने जिसकी इनकम डाली है उसका खर्चा भी आप पूरा डाल सके। मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए भी आप नीड फॉर डेप्रिसिएशन, ताकि आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट रहे जिंदाबाद। सेकंड,
अब एक चीज़ बताओ, अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो ये मशीन हमेशा 1 लाख पे ही खड़ी रहेगी, तो क्या 1 साल बाद ये मशीन 1 लाख की होगी? क्योंकि जिसको हम यूज़ करके गुड्स बना चुके, तो क्या 1 साल बाद आप मशीन को इतने ही रुपए की बेच सकते हो? यानी कि आपने कोई बाइक परचेज करके लाए, अगले दिन भी नहीं बिकेगी उतने की। तो अगर हम इसको इतने पे ही दिखाएंगे तो क्या हमारी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करेगी? नहीं। तो ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू शो करने के लिए भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एंड द थर्ड इज ड्यू टू लो। लो की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा, इसलिए भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो ये नीड फॉर डेप्रिसिएशन। इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा, लास्ट 2 थ्योरी वाले पॉइंट्स थे। मेनली आपका मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, आप उसी में ही आपका मेन जो डेप्रिसिएशन टॉपिक है वो कवर हुआ। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन का रिवीजन किया है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है मुझसे बोलते हुए कोई मिस्टेक हो गई, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करके आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। और डेप्रिसिएशन में आप कौन से क्वेश्चंस मुझसे कराना चाहते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक है और उस पर आप डिटेल यानी कि कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, और भी वीडियोस आएंगी। तो आप अगर कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक किए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।